नमस्कार, मैं राजू पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग मेरे संग की औरतें पाठ आज कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो आज हम इस पाठ के अंतिम अंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतिम अंश के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूरे पाठ की पुनरावर्तन कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कि इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग जो है वो अपने परिवार के बारे में क्या क्या बातें हमें बताई। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें हमें बताई हैं। तो बच्चों, उन्होंने बताया कि लेखिका बताती है कि उनके घर में कुछ लोग अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे, तो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे। पर बहुमति होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी, मतलब छोटी विचार के लोग नहीं थे। सब लोग अपने निजी विचारों को बनाए रख सकते थे। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी नहीं देखा था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं कि लेखिका की नानी जो है, नाना जी जो हैं, वो अंग्रेज़ों के माने बिलायती ठाट बाट की तरह रहते हैं। उनकी सोच भी अंग्रेज़ों की तरह है, लेकिन उनकी नानी जो है वो देसी विचारधारा की है और अपनी बेटी की शादी के लिए एक क्रांतिकारी युवक की तलाश करती है, जिसके लिए वो अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा को भी बुलाती है। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कृषि क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट करती है। इस प्रकार लेखिका की नानी, जो जीवन भर पर्दे में रही थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित हुई। लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की के, अब ये तो नानी के बारे में हम पढ़े कि नानी की विचारधारा जो थी वो कितनी प्रबल थी, कितनी स्वतंत्र विचारधारा की थी। अब लेखिका की दादी जो है वो लड़के लड़की में भेदभाव नहीं रखती है। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था। संभव है कि इसी कारण परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी है। लेखिका की माँ, जो बहुत ही नाजुक और सुंदर थी, वे स्वतंत्र विचार की महिला थी। ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई उनके गुण थे। ये लेखिका की माँ की गुण है। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख दी है और न खाना पकाकर खिलाया। वे अपना अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी, इधर की बात उधर नहीं करती थी। लोग हर काम में उनकी राय लेते और उसका पालन करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। उनकी जो भी बहनें थी वो एकांत और स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। उनकी जिद के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े थे कि लेखिका कर्नाटक में स्कूल खुलवाने के लिए कितना प्रयास करती है। तो यहाँ तक तो हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ का अगला अंश यानी अंतिम अंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतिम अंश में लेखिका कहती है, ये तो वही है, लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहीं के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें।
पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश के क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता है कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। तो ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि वो आर्थिक मदद के लिए यानी सहायता के लिए वो सीमेंट कारखाने के मालिक के पास जाती है, उनसे मदद के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं, नहीं हो स्कूल खुलने में उनकी सहायता नहीं करते हैं। वे भी गुस्सा खा के बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चे के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। यानी लेखिका को जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद ये निश्चय कर लिया कि 3 भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वो खुद खोलेंगी, और इसके लिए वो कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाती है। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोग की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मतलब वहाँ ये उन्होंने कार्य वहाँ के लोगों की मदद से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। तो यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज इस संस्मरण का अंतिम अंश पढ़ेंगे। अंतिम में कहती हैं लेखिका, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए। एक तो यहाँ पे उन्होंने अपने ज़िद्दीपन का नमूना पेश किया कि उनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बदौलत, अपने ज़िद की बदौलत कर्नाटक में उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोल दिया। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लिख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। तो ये ज़िद्दीपन जो है, ये सारी जगहों पे तो काम किया ही, लेकिन उनके लेखन कला में, ये जो वो लिखती थी कहानी, नाटक, उपन्यास, उसमें उन्होंने उसकी मदद उन्हें बहुत अधिक मिली। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। अब बता रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक बहन थी रेणु, उनका वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। कारण क्या है? 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अब ये बता रही हैं कि वो अपनी बहन का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती हैं। उसी के बारे में बतला रही हैं कि एक रात 1950 की अंतिम दौर की बात है ये। उस समय दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, कम से कम 9 इंच बारिश हुई थी। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, जो पुराने शहर होते हैं तो वहाँ अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब तेज़ बारिश हो जाती है तो वो शहर में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तो ठीक उसी तरह दिल्ली में भी वैसी ही स्थिति हुई कि नाले परनाले, यानी छोटे नाले हो या बड़े नाले हो, सब नाले जो है में बाढ़ आ गई थी, यानी पानी से पूरा भर गया था। पुल के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाते हैं। अब इतनी पानी बरस गई थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गए थे और यातायात यानी गाड़ियों का आना जाना एकदम ठप हो गया था, यानी रुक गया था। इस
क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तालों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अब ये क्या हुआ था कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि सरकारी दफ्तरों में पहले मतलब पहला जो फ्लोर होता है, तालों से फाइलें, मतलब जो वहाँ पे फाइल रखी हुई थी ऑफिस में, उसमें भी पानी घुस गया था। उन कमरों में पानी घुस गया था और उन कमरों में जो फाइलें रखी हुई थी वो पानी में तैरने लगी थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। अब जिस दिन बारिश हुई उसके अगले दिन चारों तरफ पानी ही पानी था। तो दिल्ली में कहीं कोई गाड़ी, बस या कोई भी किसी तरह का वाहन जो है वो सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। अब जब पूरी दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी है तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जब कोई यातायात या कोई वाहन नहीं चल रहा है तो स्कूल से जो आने वाली बस है वो भी नहीं आएगी। तो उनकी बहन को लेने बस नहीं आई तो रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चलू जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? जब वो उनकी बहन रेणु स्कूल जाने लगी तो सबने उसे मना किया कि मत जाओ, आज स्कूल बंद होगा, आज बस नहीं आई, इसीलिए कि स्कूल बंद है, चारों तरफ पानी ही पानी हुआ। तो इस पे रेणु का जवाब था कि नहीं, स्कूल बंद है, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि स्कूल बंद है? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी और पैदल ही स्कूल जाऊंगी। तो वो उस दिन स्कूल पैदल ही चली गई, सबके समझाने के बावजूद भी। इस सवाल का माकुल 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 का मतलब होता है मुनासिब। माकुल जवाब किसी के पास नहीं था, यानी मुनासिब जवाब मतलब किसी के पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। मत जाओ, उसने कहा। आपको माकुल जवाब नहीं था, जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। तो लेखिका के घर में उस समय फ़ोन था, स्कूल में भी फ़ोन था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि टेलीफोन के तार और भी इधर उधर चारों तरफ टूट गए थे, इसलिए फ़ोन पे बात भी नहीं हो सकती थी। सब कुछ ठप था, बारिश की वजह से सब कुछ ठप हो गया था। किसी से कोई संपर्क करने का कोई साधन ही नहीं था। फिर भी रेणु जो है अकेली पैदल स्कूल चल देती है। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, मतलब लगातार घंटों बरसने के बाद थम गई थी, मतलब रुक गई थी। सड़कों पर पानी था पर और अब बरस नहीं रहा था, यानी पूरी रात बरसा था, उसके बाद बारिश थम गई थी, बारिश हो नहीं रही थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। जब रेणु जो है स्कूल पहुंची तो स्कूल पहुंचकर देखती है कि स्कूल बंद है और चौकीदार वहां पर बैठा हुआ है। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह जाता है, उससे बोलता भी है, लेकिन उसे इस बात का कोई मलाल मतलब कोई दुख नहीं कि वो स्कूल दो मील चल कर आई, आने के बाद स्कूल बंद हुआ, फिर उसे 2 मील पैदल चलकर जाना होगा, इस बात का उसे थोड़ा सा भी दुख या कष्ट नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर फिर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। अब जब घर लौट के आई रेणु तो सब कहने लगे कि हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो वापस क्यों आ गई? इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? अब वो कहने लगी, जब उससे लोग बोलने लगे तो वो रेणु जो है खुद बोलने लगी कि स्कूल बंद था तो वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? माने आप लोगों ने जो कहा
कि मत जाओ, ये करो वो करो, इसमें वो सब बात कहाँ से आई? मैं गई और चली आई, इसमें क्या गया, कुछ नहीं हुआ। सोचती हूँ, अब लेखिका कहती है, सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। लेखिका बता रही हैं कि जब वो अकेले 2 मील पैदल चल कर जाती है और पैदल चल कर आती है उनकी बहन, तो ये बता रही हैं कि वो पैदल चल कर आना और जाना, वो अनुभव जो होगा वो कितना अच्छा अनुभव होगा। उस दिन जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर, निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चला जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अब लेखिका बताती है कि आप सोचिए, इसका अनुभव कीजिए कि सड़क सुनसान है, शहर में कोई नहीं दिख रहा है और उसमें अकेले चलते जाना वो कितना मज़ा आ रहा होगा, इस चीज़ को वो बता रही हैं। जैसे कि आज के इस वर्तमान समय का भी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आज कई शहर जो है पूरी तरह से बंद है। अगर उस सुनसान सड़कों पर अगर कोई आदमी निकलता है, पैदल चलता है, जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है, तो उसे अकेले चलने का एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसा लेखिका जो है वो सोच रही है कि अकेले चलने से आदमी जो है, इंसान जो है, कई तरह की बातों को सोचता है। तो उसी तरह रेनू भी उस दिन 2 मील पैदल अकेले चल कर जाती है, फिर 2 मील अकेले पैदल चल कर आती है। उसमें वो सोचते हुए स्कूल जाती है और सोचते हुए स्कूल से फिर घर वापस आती है, वो भी अकेले। अकेले चलने का भी एक अपना अलग मज़ा है, लेखिका ऐसा बताती है। आज इस पाठ को हम लोग ख़त्म कर चुके। अब अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।